नेक्स्ट स्टीरियो में जो पार्ट है वो हम डील करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले हमने स्टीरियो की डेफिनेशन पढ़ी। अब स्टीरियो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, ज्योमेट्रिकल किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल का पार्ट है कि स्टीरियो का? और स्टीरियो आइसोमर्स किस में डिफरेंट होते हैं? केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर टू बी प्रिसाइजली हम बात करना चाहें तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। बस अब यही बताना है कि वो कॉन्फ़िगरेशन किस पर डिफरेंट है। क्या बताना है? वो कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिफरेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए डेफिनेशन। Stereoisomers which differ in configuration. Stereoisomers which differ in configuration. Stereoisomers which differ in configuration about restricted rotatory system. About restricted rotatory system. इसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी तो सही, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट अलग होगी? वो अबाउट किसके अलग होगी? RRS। यानी कि इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं, कंडीशन टू शो GI, कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इसी के अबाउट तो क्या होने चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन अलग होनी चाहिए। तो पहले कंडीशन है मॉलिक्यूल में RRS होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बताओ, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट RRS, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट RRS, और जिसको हम बताएंगे डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन बदली है या सेम है, अरेंजमेंट बदला है या सेम? तो कुछ नहीं किया, मैंने उस डेफिनेशन को ही टुकड़ों में तोड़ दिया है। आपने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, किसके अबाउट? RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यानी कि GI शो करने की कंडीशन बता दी आपने एक प्रकार से कि एक तो क्या होना चाहिए? RRS, लेकिन RRS होते GI होगी, इसकी कोई गारंटी? उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होनी चाहिए। अब देखिए, दो टाइप के रोटेशंस होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना भाई लोगों। दो टाइप के क्या होते हैं? रोटेशन। मैं यहां पर भी आऊंगा, पर उससे पहले कुछ वर्ड्स आपको क्लियर कर दूं। रोटेशंस की अगर अपन बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? रोटेशंस। पेन थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे। दो टाइप के होते हैं। एक आपके सामने होते हैं हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, और एक आपके सामने होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वन इज हिंडर्ड एंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड। आइए समझते हैं इसको वन बाय वन। हिंडर्ड रोटेशन का मतलब है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा लो एनर्जी बैरियर, लो एनर्जी बैरियर। समझिए, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट होते हैं।
या फिर आप ये कह सकते हो नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। पहले मुझे लिखने दीजिए, चोरी छिपे जो छाप रहे हैं वैसा ना करें, क्योंकि बता रहा हूं स्टीरियो में पेपर को स्टेटमेंट से भर दूंगा और स्टेटमेंट कोई आसानी से समझा नहीं पाएगा। स्टेटमेंट वही हैंडल कर पाएगा जिसने बिल्कुल डेप्थ से पढ़ा है। आप किसी भी एक्स वाई जेड से जाके पूछोगे, क्लियर नहीं कर पाएगा कि क्या स्टेटमेंट आ रही है आप लोगों के सामने। क्लियर? तो एक तो होता है नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, आप समझ गए, इसमें कंफर्मेशन की बात कर रहा है। हिंडर्ड रोटेशन कहां होते हैं? कंफर्मेशंस में। मतलब कुछ एनर्जी बैरियर तो है पर वो एनर्जी बैरियर लो है, मतलब दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। घूम जाएगा मॉलिक्यूल बिना बॉन्ड तोड़े और आपको अपने घर से कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा हमारे सामने होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब यहां पर रोटेशन लेने के लिए हाई एनर्जी बैरियर होता है। क्या होता है? हाई एनर्जी बैरियर, हाई एनर्जी बैरियर। और हाई एनर्जी बैरियर भी इतना ज्यादा एनर्जी बैरियर जो कभी भी आपको रूम टेम्परेचर पर एनर्जी नहीं मिलेगी। या फिर आप ये कह सकते हो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। ये आपके सामने दो वर्ड रहते हैं, एक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, एक रोटेशन आपके हिंडर्ड होते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि आपको रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। यदि अगर किसी बॉन्ड के अबाउट आप 360 से घुमा रहे हो तो 360 से बिना बॉन्ड तोड़े वहां पर रोटेशन नहीं हो सकते, उसे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। और याद रखिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं, तो फिर तो सारे ही एटम जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड तोड़कर एटम्स में घूम रहे होते। H2O का H इधर घूमने चला जाता, O उधर घूमने चला जाता। ऐसा कभी भी नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। आप एनर्जी देंगे तब जाकर बॉन्ड टूटते हैं। तो और इनमें थोड़ा सा क्लियरिटी लेकर आए। जैसे अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझते जाइए। मैं कह रहा हूं टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लियरिटी आपको और ज्यादा मिलती रहेगी। ये हमारे सामने कौन है? इथेन। आप जानते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होगा। राइट नाउ द कंफर्मेशन इज, राइट नाउ द कंफर्मेशन इज स्टैगर्ड। अगर मैंने रोटेशन लिया देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू एक्लिप्स। आप बताइए स्टैगर्ड से एक्लिप्स जाने के लिए क्या आपके घर से कोई एनर्जी नहीं लगेगी? लगेगी। यहां ये रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर ऑफ 12.6 किलोजूल पर मोल, बट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पर आप समझो एनर्जी बैरियर है पर वो कम है और वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। क्लियर? तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए रोटेशनल एनर्जी बैरियर कितना है, तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इथेन का केस है तो हमें याद भी रखना चाहिए, रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज ऑफ 12.6 किलो जूल पर मोल। पर ये लो है, लो हाई तो रिलेटिव होता है। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। आइए, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन ले सकते हो, हिंडर्ड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। अब आते हैं पाई बॉन्ड पर। किस पर आते हैं? पाई बॉन्ड पर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे सामने है सिग्मा। देखिए सिग्मा की शेप ही कुछ ऐसी होती है, सिग्मा की शेप ही कुछ ऐसी होती है कि वहां पर आप 360 से घूम सकते हो बिना बॉन्ड तोड़े। तो यहां पर आप इसको 360 से घुमा सकते हो, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि यूं यूं घुमा के दिखा रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी है। क्लियर? भाई ऐसे देखो कि मैं यूं उछल पा रहा हूं, फिर मैं अर्थ मून पे जाऊंगा तो मैं वो ऐसे चला जाऊंगा, ये तो विजुलाइज करने के तरीके होते हैं, हकीकत नहीं होती है कि ये घूम पा रहा है, घूम तो पंखा भी रहा है। सिग्मा बॉन्ड की शेप ऐसी होती है कि जब आप रोटेशन लेते हो तो वो रोटेशन अलाउ करता है, लेकिन पाई बॉन्ड ऐसा अलाउ नहीं करता है। उसका कारण है, उसका कारण फिर कैसे समझाएंगे? अब दो पेन ले लेंगे, देखो ये दो हो गया, ऐसे घुमाएंगे तो टूट जाएंगे, ऐसे फिर पेपर में भी ऐसे घुमाना, असर्शन रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड आर रेस्ट्रिक्टेड, नीचे यू घुमा गया टूट गया। रीजन बीइंग
पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, एमओटी में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो अभी अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक सिग्मा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इस कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा के साथ साथ क्या बना दिया है, पाई, तो अब ये पाई दिक्कत देगा। यानी कि इन दोनों एटम्स के बीच में, समझाऊंगा ध्यान से सुनो, इन दोनों एटम्स के बीच में अब आप रोटेशन नहीं ले सकते। पाई बॉन्ड आते ही रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको रोटेशन लेना है देन यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहां से इस कार्बन से लेकर इस कार्बन के बीच में अब रोटेशंस क्या हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, आर आर एस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। कि इस कार्बन से इस कार्बन के बीच रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब आप बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन नहीं ले सकते। लेकिन सर ऐसा क्यों, आइए उसको भी थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये आपके सामने कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। अब समझिए, अगर मैं थोड़ा सा वीबीटी से भी समझाने की कोशिश करूं तो आपको हल्का सा यहां से भी चीजों में क्लियरिटी मिलेगी। मान लीजिए कार्बन आपका sp3 है, तो ये आपके सामने एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो आपका है इसमें रोटेशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑर्बिटल ऐसे हैं आसानी से घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या बनाने जाते हो, पाई, क्या बनाने जाते हो, पाई। तो आप बताइए, अगर मैं इस कार्बन पर बात करना चाहूं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 पक्का। तो अगर हम इसमें ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएं तो दोस्तों देखो, ये वाला जो बॉन्ड बना है वो बना है sp2 हाइब्रिड से, यहां पर भी sp2 हाइब्रिड, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2 हाइब्रिड, और यहां पर भी sp2। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा, ये तो एटलीस्ट पता होगा ना। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड। अब आती है किसकी बारी, पाई की। तो जो पाई बॉन्ड आपका बनता है वो पी ऑर्बिटल से बनता है, किससे बनता है, पी ऑर्बिटल से बनता है, साइडवेज या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग से। अब आप सोचिए, अगर आपने इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर घुमाने की कोशिश की, किसके अबाउट, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट घुमाने की कोशिश की मॉलिक्यूल को, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ रहा है उसको घुमाने की कोशिश की, तो आप देखिए इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पाई बॉन्ड पर बात करूं, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन पी ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप किए हुए कि नहीं किए हुए। तो जैसे ही आप घुमाओगे तो पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग पहले वीक होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं मतलब क्या बना हुआ है, बॉन्ड। अगर आपने ओवरलैपिंग ब्रेक कर दी है मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो आप समझिए, अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है और आप उस पर रोटेशन लेना चाहते हैं तो पहले आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले आपका पाई बॉन्ड, अगर बॉन्ड तोड़कर रोटेशन हो रहे हैं मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। तो पाई बॉन्ड पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि पाई बॉन्ड की शेप आपके सिग्मा जैसी नहीं होती है। पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, सिग्मा ऐसे आपके एक एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो सिग्मा में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं टूटेगा, घूम सकता है बॉन्ड। पर पाई में जैसे ही रोटेशन लिया ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगा। तो अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है तो रोटेशंस वहां पर क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे, क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड। आइए और बेहतरीन लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल है, मैं इस तरीके से बातें कर रहा हूं कि आप थोड़े से ड्रॉपर हैं, हल्की हल्की चीजें आपको आती हैं, हालांकि वो सारी चीजें मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर बताइए वैज के ऊपर कौन है, CH3, डैश के ऊपर कौन है, H। यहां पर बताइए वैज के ऊपर कौन है, CH3, डैश के ऊपर कौन है, H। अगर इस मॉलिक्यूल को आप विजुलाइज करना चाहो, क्या करना चाहो, तो आप बोलोगे सर CH3 मेरी तरफ है, H मुझसे, फिर CH3 मेरी तरफ है और H मुझसे, कॉन्फ़िगरेशन बताओ कौन सा है, सेम साइड है ना, सेम एटम, तो इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहते हैं कि ये सिस से ट्रांस में चला जाए तो ऐसा बिना बॉन्ड तोड़े नहीं हो सकता। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि ये जो आपका मिथाइल है ये उधर चला जाए तो आपको घुमाना पड़ेगा, और यहां पर तो घूम सकता ही, भाई सिग्मा तो घूम जाता, लेकिन सिग्मा के साथ साथ कौन, तो पहले पाई तोड़ना, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल एट
रूम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? आइए वापिस चलता हूं। अगर मैं बोलूं कि इस स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है? आप बोलोगे सर कन्वर्ट मैं क्या कर दूं, तो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए वो तो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। तो स्टैगर्ड एक्लिप्स में और एक्लिप्स स्टैगर्ड में अपने आप कन्वर्ट होते रहते हैं। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कारण, क्योंकि इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लो एनर्जी है, अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पर यहां पर जो एनर्जी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनको बदलना भी चाहते हैं एक दूसरे के अंदर, तो सबसे पहले आप समझिए, अगर आप इनको इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बताइए किस प्रकार से होगा। पहले आपको बॉन्ड तोड़ना, अपने आप ये कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपने पहले कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया दोस्तों, बताओ? पाई बॉन्ड। अब इन दोनों एटम्स के बीच में केवल कौन सा बॉन्ड बचा है दोस्तों, बताओ? केवल कौन सा बॉन्ड बचा है? सिग्मा। नाउ यू कैन टेक रोटेशन। अब आप इस मॉलिक्यूल में इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमा दीजिए। तो पाई बॉन्ड टूट गया, घुमाओगे तो बताओ ये CH3 कहां चला जाएगा? उधर। और H किधर आ जाएगा? इधर। फिर आप वापस से बॉन्ड बना दीजिए, फिर आप वापस से क्या बना दीजिए? बॉन्ड। तो ये CH3 इसको तो एज इट इज रखो, और इस वाले कार्बन को एक बार घुमाओ। अगर इस वाले कार्बन को घुमाओगे तो बताओ CH3 कहां चला जाएगा? इधर। और H किधर आ जाएगा? इधर। और वापस से क्या बना दो? बॉन्ड। तो आप बताओ सिस से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गए हो? ट्रांस। तो सिस से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और कोई भी बॉन्ड अपने आप रूम टेम्परेचर पर नहीं टूटता है दोस्त। इसीलिए आपने लिखा था कि कॉन्फ़िगरेशन बिना बॉन्ड तोड़े चेंज नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल, एक दूसरे में नहीं बदलते हैं कि सिस ट्रांस में बदल जाए और ट्रांस सिस में बदल जाए, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये तोड़ना पड़ेगा। देखो ये पाई बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया? पहले बॉन्ड टूटा, अब ये घुमा, लेकिन ये एनर्जी आपकी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन बिना बॉन्ड तोड़े चेंज नहीं होती है। क्लियर? अभी तक आपको एक पॉइंट समझ में आया, RRS। क्या समझ में आया? RRS मतलब इतना समझ में आ गया कि दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड RRS का काम करता है। मतलब वहां पर रोटेशन नहीं हो सकते बिना बॉन्ड तोड़े। अब आपको समझ में आया? एक होता है हिंडर्ड और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड, एंड बोथ दीज वर्ड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। दोनों बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं। एक कंडीशन तो हो गई, अगर किसी में पाई बॉन्ड है तो RRS का तो काम करेगा, लेकिन RRS होना ही काफी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। उस RRS पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? अलग। आइए फिर से एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्लियर? ये देखो ये क्या है? C4H8। आप बताओ इसको क्या बोलोगे? मोलिकुलर। और इसको क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? अब देखना इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से मैं दो अलग अलग चीजें बनाने जा रहा हूं। कार्बन कार्बन में क्या है बताओ? डबल बॉन्ड। पक्का? जी हाँ। इस डबल बॉन्ड पर वैज के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं? हाइड्रोजन। डैश के ऊपर क्या लगा देता हूं? CH3। क्लियर? इस पर भी वैज के ऊपर क्या लगा देता हूं? हाइड्रोजन। डैश के ऊपर क्या लगा देता हूं? CH3। कैन यू फील इट इन द 3D में मॉलिक्यूल ऐसे है, ये कार्बन के बीच में डबल, आपकी तरफ कौन है? H, और आपसे दूर कौन है? CH3। 3D में फील कीजिए। क्लियर? एक ये आप लोगों के सामने है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है। यहां पर वेज पर कौन है? H। डैश पर कौन है? CH3। यहां पर वेज पर कौन है? CH3। और यहां पर डैश पर कौन है? H। ये हमारे सामने। आप देखिए दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक मिनट सर, कैसे सर? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो सेम तो कनेक्टिविटी है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। लेकिन क्या इनमें डिफरेंस है? चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बताओ किसका काम कर रहा है? RRS। GI होने की पहली कंडीशन फुलफिल, RRS है। यहां पर भी बताइए क्या है? RRS, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। क्या RRS होते ही कोई मॉलिक्यूल GI करेगा? नहीं नहीं, ये कैसी बात हुई सर? जी RRS होना चाहिए। अब ये GI करेगा कि नहीं करेगा हम चेक करेंगे। RRS पर कॉन्फ़िगरेशन अलग होनी चाहिए। अब इन दोनों RRS पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है या अलग है, ये हमें पता करना है।
हालांकि आप लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ चुके हैं तो आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप सिस ट्रांस जानते हैं। इसमें दोनों एच किधर हैं? सेम, और इसमें दोनों एच कहां है? अपोजिट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, और ये अलग अरेंजमेंट एक आरआरएस पर है। तो यहां से पहचाना जा सकता है, या दूसरे तरीके से पहचानेंगे एरियल डिस्टेंस के थ्रू। किसके थ्रू? एरियल डिस्टेंस के थ्रू भी हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, एरियल डिस्टेंस के थ्रू। ध्यान से सुनेंगे। इधर अगर अपन इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, किसके बीच में? इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस मापे, मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस क्या रहा होगा? ए। मान लिया ए, हमें नहीं पता कितना एग्जैक्टली। एरियल डिस्टेंस मतलब हवा में मापी गई दूरी। ठीक है, आप बताओ ये आपका क्या है? आर आर एस, और ये आर आर एस का क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जहां पर आपका डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है। तो आर आर एस में दो टर्मिनल होंगे, एक तो इधर वाला कार्बन, एक उधर वाला। तो ये आपका कौन है? आर आर एस। बताइए इस टर्मिनल पर कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? ए। मैं बोलूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में डिस्टेंस मापो, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है और उधर भी इस आरआरएस का ये कौन सा टर्मिनल है? दूसरा, मतलब जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म, तो ये दूसरा टर्मिनल। बताओ इधर भी हाइड्रोजन कितना है? ए। तो मैं बोलूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन में डिस्टेंस मापो, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो, बिकॉज इस आरआरएस पर इधर भी हाइड्रोजन, इस आरआरएस पर उधर भी हाइड्रोजन, एंड एरियल डिस्टेंस क्या मान लिया है? ए। फिर हमने बोला कि चलो दूसरे वाले अरेंजमेंट में भी आप क्या मान लीजिए? एरियल डिस्टेंस। और आप बताइए ये एरियल डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? थोड़ा सा फील कीजिए, ये क्या है? बी। तो आप डेफिनेटली यहां पर पाएंगे ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसका मतलब है कि जी इनका अरेंजमेंट स्पेस में 100% बदल गया है, क्योंकि यहां पर दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस अलग है और यहां पर दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस अलग है। तो एरियल डिस्टेंस चेंज होना इस बात का प्रूफ है कि स्पेस में अरेंजमेंट बदल चुका है, अरेंजमेंट सेम नहीं है। आप तो जानते हैं कि पहले पाई टूटा होगा, फिर यहां पर घुमाकर एच को साइड भेजा गया होगा। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे फील नहीं कर पाते हैं, तो एरियल डिस्टेंस ये क्राइटेरिया फिक्स कर देता है कि कॉन्फ़िगरेशन बदली है या नहीं बदली है। तो अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस कंपाउंड को क्या बोल देता हूं? 1, और इस कंपाउंड को क्या बोल देता हूं? 2। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। 1 और 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम या अलग अलग? सही बात। 1 एंड 2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम या अलग अलग? 1 और 2 में डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन सेम या अलग? सेम या अलग? कॉन्फ़िगरेशन सेम या अलग? अलग। इस पर सिस और उस पर, इन्हीं को तो जीआई कहते हैं। अगर दो कंपाउंड्स केवल कॉन्फ़िगरेशन में अलग हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन किस पर अलग है? आरआरएस पर, तो जीआई बोल दो उनको। क्या बोल दो? जीआई। रटने की जरूरत क्या है? इसका मतलब भाई साहब कमाल की बात ये है कि ये जो डबल बॉन्ड आपका है, दिस डबल बॉन्ड कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, वन इज सिस एंड वन इज एग्जैक्टली ब्यूट टू इन। कुछ होता ही नहीं है ब्यूट टू इन, कुछ होता ही, या तो वो क्या होता है? सिस ब्यूट टू इन। क्या होता है? सिस ब्यूट टू इन। या फिर वो क्या होता है? ट्रांस ब्यूट टू इन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक दिन पूछेगा आपसे, विच डबल बॉन्ड कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस? दिस डबल बॉन्ड कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। आप पढ़े लिखे हैं, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। बताइए क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे जीआई शो करने का मतलब दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है वो। आइए और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक एल्कीन आपके सामने और बनेगी। इधर सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें क्लियर कर लेता हूं, उससे थोड़ी सी आपको भी क्लियरिटी रहेगी और मुझे। दोस्त, मैं आपको पढ़ने के लिए हर दिन मोटिवेट नहीं करूं। दूसरी बात, आपका पढ़ाई में मन लग सके ऐसी कोई एक्टिविटी हर रोज करूं, नहीं होगा। मैं बोलूं उसके बाद आप चिल्ला चिल्ला के बोलें, नहीं होगा। क्योंकि इन तीनों से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जब मास्टर मोटिवेट करता है, क्लास का हर एक बच्चा मोटिवेट होता है, पर सिलेक्शन हर एक बच्चे का नहीं होता। जब मास्टर बोलता है तो चिल्ला चिल्ला के हर एक बच्चा बोलता है, पर सिलेक्शन हर एक बच्चे का नहीं होता है।
जो बच्चा सुबह चलकर यहाँ आएगा, 2 बजे तक यहाँ बैठेगा, भूख लगी है तब भी बैठेगा, प्यास लगी है तब भी बैठा रहेगा कि क्लास के बाद ही जाके कुछ खाऊं पीऊंगा, उनका सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन होता है। और हमेशा ध्यान रखना एक बात, समझ में नहीं आती हैं चीजें, समझनी पड़ती हैं, समझनी। अगर आपको समझने के लिए एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ रहे, इसका मतलब समझ लो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मास्टर जानता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाऊंगा जो बच्चे को समझ में ना आए, और नीट ने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। भाई हम जब पढ़ते थे बहुत तगड़े तरीके से पढ़ते थे, मास्टर के जाने के बाद बाजू वाले से पूछते थे किस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, सर के पास जाते थे, सर बोलते थे घर जाके रिवाइज कर 3 बार समझ में आएगा, और सच में समझ में आता था कि मैंने इस बात पर ध्यान, वो बात दोबारा नहीं भूलते थे। पर आजकल माहौल एकदम बदल गया है। ये चिल्लाने वाला तो पता नहीं कहां से आया, मेरे जहां तक जानता प्रवेश इंस्टीट्यूट में आया, मैं बीटेक करके एनआईटी कुरुक्षेत्र से आया, रिसेंटली उसको ज्वाइन किया, बाहर बैठा होता डाउट काउंटर डाउट फैकल्टी के तौर पे, वो अलग तरीके से पढ़ा रहा वो मास्टर, बोलो समझ में आया, बोलो हाँ हाँ, समझ में आया, बोलो हाँ, ना का ऑप्शन नहीं है। बस बाहर वाले को ये दिखाना है कि देख मेरी क्लास में क्या एनर्जी लेवल बना हुआ है। कोटा का एक अलग फील्ड है, कोटा में अलग है, यहाँ लगता है कि जो ज्यादा चिल्लाता है वो ज्यादा अच्छा मास्टर है। इसी जेई के टीचर को पढ़ाते हुए देखना, नहीं चिल्लाता है भाई, क्योंकि जोर लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। पीसफुली चीजों को समझना, और ये स्टीरियो ऐसा ही है एकदम आपको ऐसा। जो भी कम हल्का पढ़ाता है, मैं लगभग 12 से 13 साल पढ़ाते हुए हो गए, टीचर्स से मिलता हूँ, नए टीचर्स भी आते हैं, पता क्या ज्ञान देते हैं, क्लास में एनर्जी बना के रख, क्या पहलवानी कर लेना फिर, एनर्जी का ही खेल है तो पहलवानी कर ले, मोटिवेशन का ही खेल है तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जा। ले 2025 का फिजिक्स का पेपर देता हूं, 3 घंटे मोटिवेट होना है, बोलो, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ये चीजें अलग है। द सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 2%। वो बच्चे अलग होते हैं। 90% जनता को सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस मजे के लिए आता है, और फिर उनको मजे ही करवाए जाते हैं। पर मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, उसमें से नहीं हूं मैं। नॉर्मली बात कहता हूं कि मास्टर कोई मजे देने वाली चीज नहीं है। तो इधर फोकस कीजिए। आपको बार बार मैं इधर बोलूं कि पढ़िए, इधर देखिए, इधर देखिए, नहीं बोला जाएगा भाई मुझसे। मैं फिर पेपर में ढंग से छिलूंगा, और ऐसे छिलूंगा कि जिसके पास लेके जाओगे उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है। आइए, ये भी हमारे सामने देखो, इसका भी और इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या यहां पर भी एक आरआरएस है? पर हर आरआरएस पर तो अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जरूरी नहीं है। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। इधर बताइए, वेज पर भी हाइड्रोजन, डैश पर भी हाइड्रोजन। इधर बताओ, यहां पर हमने वेज पर क्या ले लिया है? हाइड्रोजन। और डैश पर किसको ले लिया है? इसको एक साथ लिख दो पूरे ग्रुप को, तो एक साथ लिखूंगा तो कार्बन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 5। ये तो ये कंफर्म है कि यहां पर आपका आर आर एस है, आरआरएस है, इसमें डाउट ही नहीं है। पर आरआरएस है इसका मतलब नहीं कि उस आरआरएस पर तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ये जरूरी नहीं है। अब मैं बोलूं कि भाई साहब आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में डिस्टेंस मापिए, आप यही कंफ्यूज हो गए। आप समझिए, मैंने बोला हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर इधर तो ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत, लेकिन उधर तो कितने हैं? कौन से वाले के बीच की बात कर? अब इसको वापस सोचो, जब मैंने ऊपर बोला एच और एच के बीच का गैप देखिए, तो इस टर्मिनल पर भी एच कितना है और इस टर्मिनल पर भी एच कितना है। अब बच्चा पूछ रहा है कि कौन से वाले में, तो ये तो जाहिर सी बात है फिर दिमाग से पैदा, तो इधर भी वो एटम एक होना चाहिए, उधर भी एक ही होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो यहां पर हाइड्रोजन एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अभी देखो दोनों हाइड्रोजन किधर है, गौर से देखिए इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन किधर हैं? सेम साइड, मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस। फिर आप सोचो मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड और घुमाया भी, ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ा और घुमाया भी, बताओ कौन से वाले को घुमाऊं? इधर वाले को, उधर वाले को? किसी को घुमा लो, कोई फर्क पड़ने वाला। मैंने मान लो इस वाले को घुमा दिया, ठीक है, उसको फिक्स रखा, तो ये लो, ये तो मैंने क्या रख लिया था? फिक्स। बताओ इधर वेज पर हाइड्रोजन, डैश पर इसको घुमा दिया, तो बताओ वेज पर कौन आ गया? C2H5, और डैश पर कौन आ गया? हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड वापस बना दिया। यहां पर भी यही किया, बॉन्ड तोड़कर घुमाया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, पर यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्त, तो पहले भी मामला ऐसा ही था। देखो आपके इथाइल और हाइड्रोजन पहले भी
सेम साइड थे। इथाइल और हाइड्रोजन अभी भी सेम साइड है। क्लियर? जो डिस्टेंस आपने यहां पर मेजर की थी एच और एच में, वो डिस्टेंस आज भी सेम है। क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि उधर हाइड्रोजन कितने हैं, फर्क नहीं पता चलेगा कि मॉलिक्यूल घुमा है या नहीं घुमा है, कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन तब बदलेगी जब इधर भी आपका हाइड्रोजन एक होता हो, उधर भी एक होता। इसीलिए आपको सीधा पढ़ाया जाता है कि यहां पर आपका नो डाउट आरआरएस तो है, पर ये आरआरएस दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं रख सकता। इनफैक्ट ये दो अलग मॉलिक्यूल ही नहीं है। क्या ये दो अलग मॉलिक्यूल ही? क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर ये क्या है? अगर थोड़ा सा भी अपने पास दिमाग हो तो चलाओ दोस्त, मैंने इसी मॉलिक्यूल को 180 से घुमा दिया है। गौर से देखो, इसी मॉलिक्यूल को 180 से घुमा दिया है। अभी मैं कौन हूं? वाईएसवाई। वाईएसवाई सर नहीं बोलता ना, यहाँ मैंने देखा है कुछ सर अपने आप को ही सर बोलते रहते हैं। अपने आप को सर बोलना कितना अजीब लगता है, घर पर भी यही बोलते होंगे, मैं आ गया हूँ वाईएसवाई सर। देखना प्यारे बच्चों, मैं आपका बच्चा बोलता कि मैं नहीं मानता अपना सर, क्यों बोल रहा है मेरे ऊपर? प्यारे बच्चों मैं आपका ही। तो अभी मैं ऐसे हूं, क्लियर? अभी मैं वाईएसवाई हूं, ठीक है। फिर मैं 180 से घूम गया, अब मैं वो रहा ही। तो ऐसे कोई 180 घूमने से मॉलिक्यूल बदल जाता है क्या? तो आपने मॉलिक्यूल को 180 से घुमाया हुआ है। तो सर यहां भी तो घुमाया होगा। नहीं 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 नहीं, यहां पर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड। अगर मैं 180 से घुमाता तो ये घूमकर दोनों उधर चले जाते, लेकिन ऐसा तो, ये तो अभी भी इधर ही है। तो इसमें पूरा मॉलिक्यूल ही 180 से घूम गया है। तो ये दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इट मींस दिस पाई बॉन्ड कांट हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, बट दिस पाई बॉन्ड कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब ये जीआई शो करेगा और ये जीआई शो, यहीं से तो जुगाड़ आते हैं। सीधा यहां पर ऐसे लिखते हैं, जीआई की कंडीशन देखो इधर, जीआई की क्या देखो, कंडीशन देखो इधर, एक्स इधर वाई, इधर एक्स इधर, दोनों अलग जीआई करेगा। एग्जाम में डेट जाना है कि जीआई करेगा ये तो तू बता देगा, पर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूंगा। कैन दिस पाई बॉन्ड हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन? यस। कैन दिस पाई बॉन्ड हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन? नो। अब नहीं चमकेगा उसको जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसने तो यही किया है कि जीआई करेगा या नहीं करेगा। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये आपका आरआरएस है। क्या है? आरआरएस। इस आरआरएस के इस टर्मिनल पर ये दोनों एटम और ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग। क्योंकि एक भी सेम आ गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, मॉलिक्यूल बदलेगा ही नहीं। ठीक है, इधर भी सेम टू सेम दोनों क्या होने चाहिए? अलग। इधर क्या है उससे इनसे कोई लेना देना। इस टर्मिनल पर ये दोनों अलग होने, इस टर्मिनल पर भी ये दोनों अलग होने चाहिए। तो अब आपका पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। पहला, आरआरएस होना चाहिए। अगर आरआरएस है तो जीआई हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आरआरएस है तो मॉलिक्यूल दो अलग कॉन्फ़िगरेशन रखे कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, आरआरएस है और साथ में एरियल डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है तो एटम्स या ग्रुप्स के बीच में, तो वो अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है, फिर वो डबल बॉन्ड जीआई कर सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब वापस से एक बार आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट आरआरएस। खत्म, रटने की जरूरत ही सुलटा दीजिए। क्या हिंडर्ड और रेस्ट्रिक्टेड में वर्ड में डिफरेंस क्लियर है? उलझाएगा एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं। आपको दोनों वर्ड एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बाहर ले आना, मैं बता दूंगा। दोनों को बढ़िया तरीके से समझाया एनसीईआरटी। आपने इथेन की कंफर्मेशन पढ़ी होगी, तो वहां लिखा हुआ है रोटेशंस अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड।
सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा है क्या? एकदम धीरे धीरे लिखेंगे ना, कोई टाइम लिमिट नहीं है बच्चों वहां पे पेपर में। अपना खाना घर से लेके जाएं। जब तक आप बैठे रहेंगे एग्जामिनर तब तक बैठा रहेगा। जब आप बोलेंगे कि बस हो गया, जो मुझे करना था कर लिया, वो बोलेगा थैंक यू, लाओ पेपर दे दो। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये कहां पर था पहले? चेंज किया ही नहीं क्या? ये वेज पर था तो वो डैश पर चला गया, ये आ गया वेज पर। प्रिंटिंग मिस्टेक, जज्बाती हो गया था ना। जब भी हम जज्बाती हो जाते हैं तो सब्जेक्ट से थोड़े दूर चले जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल या नॉन इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर? नॉन। ज्योमेट्रिकल क्या, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बिना बॉन्ड तोड़े नहीं चेंज होगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल। सीधी बात, खत्म। ये इधर क्रॉस जरूर कर देना, कुछ लोगों ने ये कन्वर्टेबल का साइन लगा दिया, क्रॉस नहीं किया है। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। अच्छा, पर्पल कलर नहीं होगा अपने पास, है क्या? नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जल्दी। तो डबल बॉन्ड किसका काम करता है? आर आर एस। पाई बॉन्ड बनते ही दो एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, मींस 360 से वहां मॉलिक्यूल को नहीं घुमाया जा सकता, उस बॉन्ड के अबाउट घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जहां बॉन्ड तोड़कर रोटेशन हो उन्हें ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहा जाता है। क्लियर? आइए जरा ध्यान से समझिए। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है जो हम बात कर रहे थे, इसी की गौर से देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल। तो आप येलो को CH3 माने, ऐसे है राइट नाउ। ये दोनों येलो एटम डबल बॉन्ड के किधर है बताओ? डबल बॉन्ड के किधर है? सेम साइड। सिस, ये कभी ट्रांस में नहीं जा सकता, कभी भी ट्रांस में। आप जानते हैं ट्रांस में जाने के लिए दोनों येलो को, दोनों रेड को अपोजिट डायरेक्शन में जाना, और उसके लिए घूमना पड़ेगा, और यहां पर रोटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि पाई बॉन्ड की शेप ही ऐसी है। शेप की बात क्या करो हमेशा, अगर आपको घुमाना है, क्या करना है?
अगर आपको घुमाना है तो पहले पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब बताओ दोनों के बीच में केवल बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा पर तो रोटेशन हो जाते हैं, घूमेगा वापिस बॉन्ड बनेगा। तो अगर सिस से यहां पर गया है ट्रांस, तो बॉन्ड तोड़कर ही गया होगा। लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल, तो अपने आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या ये डबल बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? जी हाँ, एक में दोनों येलो येलो सेम साइड और एक में दोनों येलो येलो अपोजिट साइड। और आपको साफ पता चल रहा है ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। दो एटम्स के बीच में हवा में मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? एरियल डिस्टेंस। तो यहां पर जो आपका ए बी है दैट इज द एरियल डिस्टेंस। कॉन्फ़िगरेशन बदला है कि नहीं बदला उसका प्रूफ है एरियल डिस्टेंस। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए। दो एटम्स ने स्पेस में अगर अरेंजमेंट बदला है तो उनका कोई ना कोई पैरामीटर तो चेंज होगा। ए और ए के बीच का डिस्टेंस बदल गया है तो क्लियर है कि अब वो अरेंजमेंट सेम नहीं रहा। और डिफरेंट अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। और वो डिफरेंट अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के अबाउट है तो उनको जीआई कहते हैं। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ये इतनी थ्योरी मैंने इसलिए बताई है सो दैट असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। जीआई कौन करेगा नहीं करेगा इतने में मैं निपटा के चला जाता, वो तो आ चुका इस बार 2025 में। कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा, सेम टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन लाएगा तो पूछने का अंदाज बदल देगा। और हम बस पीवाई की ओरिएंटेड चलते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है नहीं क्या पूछा जा सकता है, पर बात होनी चाहिए। सुलटा दिया है। अब सुलटा है क्या? और धीरे धीरे लिखो, यहीं पर तुम लोग यूनिटी दिखाते हो एक दूसरे से कंपटीशन में कि तुझसे धीरे मैं लिखूंगा। अब सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। चलिए, तो अभी हमने केवल जीआई को समझा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या है। इनडायरेक्टली आपने ये तो देख लिया कि डबल बॉन्ड जीआई कब करेगा, इनडायरेक्टली आपने देख लिया है। ठीक है, अब हमें अलग अलग आरआरएस पर बातें करनी है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म about different RRS, different RRS, restricted rotatory systems। इसमें सबसे पहला हमारे सामने आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इन शॉर्ट जीआई लिख दूं। ज्योमेट्रिकल का जी, आइसोमेरिज्म का आई। जीआई अबाउट डबल बॉन्ड, जीआई अबाउट डबल बॉन्ड। अब मैंने तो डबल बॉन्ड लिखा है पर आपके दिमाग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले से चल रहा है, किसी के भी बीच में हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या ये आरआरएस का काम करेगा?
बिल्कुल करेगा साहब। डबल बॉन्ड होते ही क्या बन जाएगा, आर आर एस। जीआई करेगा नहीं करेगा बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में है तो आप तो इतना बता दो, क्या ये आर आर एस का काम करेगा? सही बात। अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन में है, आप तो इतना बता दो, क्या ये भी आर आर एस का काम करेगा? करेगा। तो ये जीआई शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इन्होंने एक कंडीशन फुलफिल कर दी है, आरआरएस है। अब आरआरएस पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए, तो उसके लिए डबल बॉन्ड पर तो हमने देख लिया है। सब इधर ध्यान दे, बताओ डबल बॉन्ड जीआई कब करेगा? डबल बॉन्ड जीआई कब करेगा बताओ मुझे। ये हमारे सामने क्या है, आर आर एस। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का एक टर्मिनल है, एक मतलब का एटम, इसके बाद आरआरएस खत्म हो गया है, तो इधर जुड़े हुए दोनों क्या होने चाहिए, अलग। ये एक्स एंड वाई। सिमिलरली ये भी क्या है, एक टर्मिनल, यहां पर भी एक्स एंड वाई दोनों अलग है, तो यहां डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड दो अलग कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। एक में एक्स एक्स सेम साइड होंगे और एक में एक्स एक्स अपोजिट साइड। एरियल डिस्टेंस चेंज, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। क्लियर? तो ये जीआई शो करेगा। दूसरा सुनो, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये हमारे सामने है आर आर एस। क्लियर? इधर हमारे सामने है एक्स, इधर हमारे सामने है वाई, इधर हमारे सामने है एक्स, इधर हमारे सामने डब्ल्यू। बताओ क्या ये जीआई करेगा? क्या ये जीआई करेगा? बताओ। इधर की साइड दोनों अलग, उधर की साइड दोनों। अगर जब तक टर्मिनल पर लगे हुए दोनों एटम या ग्रुप क्या होंगे, अलग, तो वो जीआई करता रहेगा। तो ये जीआई करेगा। एक में आपका एक्स एक्स सेम साइड होगा, एक में एक्स एक्स अपोजिट साइड। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यहां पर है x, यहां पर है y, यहां पर हमारे सामने है w और यहां पर हमारे सामने है z। आप बताइए क्या ये आर आर एस जीआई करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम जीआई करेगा। तो देखो इस वाले टर्मिनल पर दोनों अलग, उस वाले टर्मिनल पर दोनों अलग। मतलब ये नहीं है कि कोई ना कोई कॉमन हो ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इधर दोनों उधर दोनों। तो सर ये कैसे करेगा? एक में एक्स और डब्ल्यू सेम साइड होंगे और एक में एक्स और डब्ल्यू अलग साइड होंगे। बस एक्स इधर एक ही होना चाहिए और उधर डब्ल्यू एक ही होना चाहिए। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अगर डबल बॉन्ड पर ये वाला अरेंजमेंट है तो आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। अगर किसी भी साइड सेम आ गए, किसी भी साइड सेम आ गए, तो वो डबल बॉन्ड दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं रख सकता। जैसे एक्स एक्स आ गया, आप भले यहां पर आप डब्ल्यू लगा दो और आप जेड लगा दो, क्या ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? नहीं। आप कुछ भी कर लो, आपका जेड और एक्स हमेशा सेम साइड ही रहेंगे। अगर आपने घुमा भी दिया तो जेड तो ऊपर चला गया, लेकिन जेड का इंतजार पहले इधर एक्स कर रहा है। कुछ नहीं हो सकता, दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो गया। क्वेश्चन देखो इतना होना चाहिए, ये हो गया पार्ट। अब तो सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने चाहिए। पर भाई साहब टीचिंग ऐसी हो गई कोटा की कि सारे मॉड्यूल के इधर लिख दे, मैं घर जाके सॉल्व, मेरा दिमाग नहीं चलता, ये तो तू जानता ही है। तो तू ही सारे क्वेश्चन करवा, जल्दी नोट डाउन करेंगे। बच्चा कोशिश करे भी कि चलो खुद से कर लेते हैं इस बार, तो मास्टर बोलता है नाना कहां से सुन के आया ये बात खुद से करने वाली? तू खुद से करने लग गया तो मैं बेरोजगार नहीं हो जाऊंगा? सभी सवालों के जवाब चाहिए, कहां जीआई होगा कहां जीआई नहीं होगा।
स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द आरआरएस। स्टेप नंबर 2 आरआरएस के टर्मिनल पर लगे हुए एटम और ग्रुप देखो। अब दनादन आंसर्स आने चाहिए। सुलटा दिया है क्या? बताओ पहले वाला जीआई करेगा कि नहीं करेगा? अब कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि सर इधर तो कुछ है ही नहीं। अरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब आपको बॉन्ड पूरे करने हाइड्रोजन। आप बताओ ये आर आर एस है तो क्या आर आर एस होते जीआई करेगा? नो। उस पर कॉन्फ़िगरेशन अलग कब रख सकता है? जब दोनों साइड लगे हुए एटम और ग्रुप अलग अलग हो। तो यहां पर बताओ ये दोनों क्या आ गए? सेम। देखो एक भी साइड सेम आते ही वो डबल बॉन्ड दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले सकता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। अगले वाले पर चलो दोस्तों। अब ये मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। यहां पर ये आपके सामने डबल बॉन्ड किसका काम कर रहा है? आर आर एस। ये दोनों अलग, इधर भी दोनों। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाले में फिर से बच्चा कह रहा है कि सर इस बार तो अलग लगे ही नहीं है, एक ही लगा है। अरे ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चौथा बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से। इधर भी चौथा बॉन्ड किससे होगा? तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना पहले। तो बताइए इधर वाले पर ये आपका आर आर एस सही बात है। बताओ इधर कौन है? मिथाइल एंड हाइड्रोजन अलग। यहां पर भी कौन है? मिथाइल एंड। ये मत बोलना सर देखो इधर भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। इसी पर देख, केवल इस पर दोनों अलग होने और उस पर भी दोनों अलग होने। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में मिथाइल मिथाइल सेम साइड, अलग में मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड, तो दो कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। क्लियर? यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाले में भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया और अपन सुलट गए। कैसे सर? ऐसे देखते हैं, देखो ये भी इथाइल, ये भी। अरे एक ही टर्मिनल पर देखने हैं भाई मेरे, क्या कर रहे हो? गलत करने के नए तरीके ढूंढ रहे हो क्या? यहां पर ये कार्बन, यहां पर तो एक तो इस कार्बन पर देख रहा है, एक दूसरे पर देख रहा है। अभी तक देखो दोनों दोनों एक ही पर देखने हैं। ये एक टर्मिनल है आरएस का, इस पर देखो। फिर ये एक दूसरा टर्मिनल है, इस पर देखो। अलग अलग पर मत देखो। तो यहां पर बताओ इस कार्बन पर मिथाइल एंड इथाइल अलग, उस कार्बन पर भी मिथाइल एंड इथाइल। तो यस, दिस आर आर एस कैन शो जीआई। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन है। कहां से? जेई एडवांस। जेई एडवांस का वो क्या करता है, कैसे चुपके से भाई साहब ऐसे सुलटा के जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। वो एक कहावत है ना, दिखन में चुटकन लगे पर घाव करे गंभीर। ये जेई एडवांस करता है। क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्ट से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डाइवर्ट। क्योंकि हमें मजे लेने होते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो ऐसे बनाते हैं डबल बॉन्ड। क्या है? इधर लगाएंगे डॉग, इधर लगाएंगे कैट, इधर लगाएंगे काउ, इधर लगाएंगे कुछ और बताओ ये जीआई करेगा कि? ए भाई जो ये नहीं समझ सकता ना कि ये और ये सेम एटम है, वो फिर जीआई, वो डॉक्टर बनने के लायक भी, वो मास्टर खुद तुम्हारा सतर गिरा रहा है, तुम्हारा लेवल गिरा रहा है, धीरे धीरे उसी जैसे हो जाओगे। ऐसे करते हैं कि बताओ इधर दोनों अलग, तो मिथाइल इथाइल अलग है, ये नहीं पहचान सकता, उसके लिए डॉग कैट कर रहा है, तो खेल ही खत्म है भाई। तो जेई ने सोचा अच्छा ऐसे भी डील कर लेते हो तुम। ये आया तो बच्चे ने देखा ये पीएच, ये फाइव अलग, इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, जीआई करेगा। अब एक केमिस्ट्री इस्तेमाल में ले गया, पीएच और फाइव दोनों फिनाइल की नोटेशन होती है। तो एग्जामिनर जब अपने वाली पे आता है ना, तो कितना भी गिर के पढ़ाओ उल्टा गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो आप लोगों के सामने ग्रुप है, ये जो आप लोगों के सामने ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। इसको कैसे लिखा जाता है? पीएच से भी एंड फाइव से भी, पहले दूसरे लेक्चर में बताया था। ये जेई एडवांस का कमाल है, अलग तरीके से छिलता हुआ एग्जामिनर। तो इधर दोनों क्या है? सेम फिनाइल फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक नहीं है। अगले वाले में पहले सवाल का जवाब, कितने आरआरएस हैं? 3। एक तो ये इंडिपेंडेंट आरआरएस, एक ये भी इंडिपेंडेंट आरआरएस और एक ये भी इंडिपेंडेंट। बताइए क्या ये जीआई करेगा? इधर दोनों सेम, खत्म।
क्या ये जीआई करेगा? इधर दोनों सेम, खत्म। क्या ये जीआई करेगा? इधर दोनों सेम, खत्म। तो तीन तीन आरआरएस हैं, पर एक पर भी जीआई नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई लोगों, और जल्दी से जल्दी सुलटाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी सुलटाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलाइए अपना खानदानी दिमाग और जल्दी से जल्दी बताएं कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा। जल्दी जल्दी, हवा में आंसर आने चाहिए। कुछ नहीं, ये टाइम पास हो रहा है। जो रियल कॉन्सेप्ट थे हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बताइए पहले वाले के बारे में क्या ख्याल आता है? करेगा? कितने आरआरएस हैं? 2। ये तो जीआई, क्योंकि इस साइड दोनों क्या आ गए, ये तो नहीं करेगा। इधर बताओ, इधर कौन है? एक हाइड्रोजन, और ये ग्रुप एकदम अलग। कुछ भी हो, ये हाइड्रोजन तो नहीं है, तो दोनों अलग ही हुए ना। इसमें यहां पर भी कौन है? हाइड्रोजन, और ये ग्रुप एकदम अलग। तो ये जो आपका आरआरएस है, ये बिल्कुल साफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो मॉलिक्यूल तो करेगा। मतलब अगर एक से ज्यादा आरआरएस हैं और एक भी आरआरएस पर जीआई है, तो मॉलिक्यूल जीआई करेगा। अगले वाले में बताओ क्या ख्यालात हैं? देखो ये हमारे सामने आरआरएस, हम बच गए क्योंकि इस आरआरएस पर इधर दोनों ग्रुप क्या है बताओ, एक भी साइड सेम आ गया तो मॉलिक्यूल जीआई, तो इस आरआरएस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। क्लियर? अब आते हैं इस पर। अगले वाले पर देखो, यहां पर अगर अपन बात करें तो इधर की साइड बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग है? अब बच्चा बोल रहा है साहब इधर तो दो है ही। इसी दिन के लिए लेक्चर नंबर 1 लेकर आया था। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कितने बॉन्ड? 3। तो एक क्या है? लॉन पेयर, एंड द लॉन पेयर शुड बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एंटिटी। एक अलग एटम या ग्रुप की तरह कंसिडर होगा। ये क्या बोला? अलग एटम या ग्रुप की तरह कंसिडर होगा लोन पेयर भी। तो एक तो OH और एक लोन पेयर, दोनों अलग, और इधर भी दोनों अलग, तो बिल्कुल ये जीआई करेगा साहब। आगे बात समझ में? तो इसमें स्टार लगा कर लिख दो इस पॉइंट को, रिवीजन के टाइम पर दिक्कत ना आए। लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट एंटिटी, मतलब एक अलग एटम या ग्रुप की तरह मानना उसको। लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट एटम, sorry, is considered as a different entity. Lone pair is considered as a different entity. एक अलग मतलब एटम या ग्रुप की तरह माना जाता है। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बताओ फिर से। कार्बन नाइट्रोजन में क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहां पर तो देखो दोनों क्या है? अलग, लेकिन इधर नाइट्रोजन पर एक क्या लगाना पड़ेगा? लॉन। दोनों अलग, दोनों अलग। जी हाँ, ये जीआई करेगा, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम इमीन कहते हैं। अभी हमें फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान नहीं देना है, आगे रिएक्शंस में आएंगे अपने आप याद हो जाएंगे। अभी तो जीआई करेगा कि नहीं करेगा बताओ। नेक्स्ट वाले में बताओ जीआई करेगा या नहीं करेगा?
भाई कैसे बोल रहा है नहीं करेगा? क्या ये आर आर एस है? दोनों एच, अरे दोनों एच है तो अलग अलग पर, तो यहां पर कौन होगा? लॉन अलग, यहां पर भी कौन होगा? लॉन। तो बताइए क्या ये जीआई करेगा? हाँ। जीआई करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जीआई करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 0। ये रहा आपके सामने। तो ये तो जीके टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इधर बात कीजिए नेक्स्ट वाले में, कार्बन पर कैसा चार्ज है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लॉन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो इधर दोनों अलग, उधर भी दोनों। जी हाँ, जीआई करेगा। पहले बताओ क्या ट्रिपल बॉन्ड आरआरएस का काम करता है? नो सर बोलने वाले कतई दिमाग से पैदल। क्या पाई बॉन्ड नहीं है इन दोनों के बीच में? पाई बॉन्ड बनते ही आरआरएस आ जाता है। और यहां तो एक नहीं कितने हैं? बिल्कुल आरआरएस। हाँ, जीआई नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच में कभी डिस्टेंस लीनियर 180 पर ही रहेंगे, कुछ भी कर लो आप। तो ट्रिपल बॉन्ड कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो ये पहला सिस्टम आपने देखा जहां पर जीआई होता है, किसके अबाउट? डबल बॉन्ड के अबाउट। ट्रिपल बॉन्ड जीआई नहीं करता। वो डबल बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में हो सकता है, अपने आप को ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ही ना सोचे। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कौन सा रह गया? हाँ ये बताओ जीआई करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो, अपन ने क्लास में मास्टर बच्चा ऐसे याद करता, पीएच और फाई एक ही बात, सबने करवाया था, ऐसा जीआई नहीं करता है। अरे मूर्ख इंसान, ये पहले दोनों एक ही के ऊपर थे तो दोनों सेम, यहां पर एक पर नहीं है, एक तो लोन पेयर है और एक फिनाइल, एक लोन पेयर और एक, तो ये तो जीआई करेगा। तो याद मत कीजिए क्वेश्चंस को, एग्जामिनर जानता है कि याद करके आया तो और ढंग से निपटाऊंगा। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड जीआई करेगा कि नहीं करेगा। अगर अपन एक लाइन में बोलना चाहें तो बताओ कैसे बोलेंगे? कि डबल बॉन्ड आपका कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दोनों साइड लगे हुए एटम और ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। सेकंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, यानी कि आप ये भी कह सकते हो जीआई इन रिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग, रिंग में भी हम जीआई की बातें कर सकते हैं। पहले थ्योरी पॉइंट लिख देंगे फिर आगे बढ़ूंगा। लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ ए रिंग, द प्रेजेंस ऑफ ए रिंग, द प्रेजेंस ऑफ ए रिंग like that of a double bond, the presence of a ring, the presence of a ring like that of a double bond, like that of a double bond prevents rotation, prevents rotation। इसका मतलब समझते हो कि आपका रिंग भी डबल बॉन्ड की तरह किसका काम करता है? आरआरएस का, रोटेशन रोक देता है। समझेंगे? फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इसी में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, कहता है रिंग में भी जीआई हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल whenever, whenever geometrical isomerism is possible whenever there are at least two atoms on a ring, whenever there are at least, underline the word at least, whenever there are at least two atoms on a ring, two atoms of a, two atoms on a ring, each of which is substituted, each of which is substituted by two different atoms or groups, each of which is substituted by two different atoms oblique groups। तो जो आपने अंडरलाइन किया है ना, एटलीस्ट के साथ टू को भी करो, टू को ज्यादा करो थोड़ा सा,
एटलीस्ट 2 लिखा है। नेक्स्ट लिखेंगे इसे में ही, द टू एटम्स नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, द टू एटम्स नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, द टू एटम्स नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। कहता है जो दो एटम है जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो जरूरी नहीं है एडजेसेंट ही हो। द टू एटम्स नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। आइए ध्यान से सुनिए, अब समझाता हूं ये पूरी जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या है। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। भाई अगर मैं आपको बोलूं यहां पर कार्बन कार्बन में क्या है, डबल, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एक किसका काम कर रहा है, आर आर एस का, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी। ये जीआई कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा बाद की बात, कर सकता है क्योंकि आरआरएस है। तो कहता है जैसे आपका डबल बॉन्ड आरआरएस का काम करता है ना, वैसे ही समझते जाइए, वैसे ही रिंग का सिग्मा बॉन्ड किसका काम करता है, आरआरएस। समझना, जबरदस्त पॉइंट है, समझाऊंगा मैं इसके अंदर। ये आपका वही कार्बन एटम ये रहा, यही कार्बन एटम ये रहा, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। क्लियर। और यहां पर भी देखो एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड आपने कैसा बना दिया है, पाई। कहता है जो काम पाई कर रहा है ना, यहां पर वो काम कौन करने लग जाती है, रिंग करने लग जाती है। कौन करने लग जाती है, रिंग। तो अगर मैं बात करूं इन वाले एटम्स के बीच में, इस एटम और इस एटम के बीच में रोटेशंस कैसे हैं, रेस्ट्रिक्टेड। यहां पाई बॉन्ड की वजह से और यहां रिंग की वजह से। यानी कि अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड किसी ओपन चेन में है, किसमें है, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड कहां पर है, ओपन चेन में, you can take rotation about this sigma bond. Now the rotations are hindered. Now the rotations are hindered. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, मतलब घूमेगा सिग्मा बॉन्ड पर, लेकिन घुमाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, but that much amount of energy is available at room temperature. बट यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आपका ये सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन नहीं होगा। जब हम ऐसे कहते हैं मतलब आप 360 से घुमा सकते हो बिना बॉन्ड तोड़े, लेकिन जब हम यू करके क्रॉस कर देते हैं मतलब इसका होता है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। मतलब तो आप यहां पर भी इस तरीके से लिख सकते हो, जी हां, कि यहां पर रोटेशंस नहीं लिए जा सकते, रोटेशंस क्या है, रेस्ट्रिक्टेड। तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो गया, वहां पाई बॉन्ड आरआरएस का काम कर रहा है, यहां पर आपका सिग्मा। अब बताओ इस पाई बॉन्ड को आरआरएस से क्या करवाना है, जीआई। तो मुझे अगर यहां एक्स लगा दिया तो आप बोलोगे सर यहां बस एक्स मत लगाना, बाकी कुछ भी लगा देना। इधर भी मान लो मैंने एक्स लगा दिया तो आप क्या बोलोगे, सर बस एक्स मत लगाना, दूसरा बाकी कुछ भी लगा दो। तो ये डबल बॉन्ड अब दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है, एक में एक्स एक्स सेम साइड और एक में एक्स एक्स अपोजिट साइड, क्योंकि एक्स इधर भी एक है उधर भी एक। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो अब बताओ इसको भी मुझे क्या करवाना है, इसको भी मुझे जीआई करवाना है। तो बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। तो 2 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, आरआरएस में चले गए 2 तो अगर मैंने यहां पर एक्स लगा दिया तो बस एक्स नहीं, यहां पर क्या जाए, वाई। क्लियर। इधर ध्यान दीजिए, अब यहां पर मैंने एक्स लगा दिया तो बस दूसरा एक्स नहीं लगाइए, बाकी कुछ भी लगा दीजिए। तो यहां पर इन दो एटम्स पर देखो ये दोनों अलग, यानी कि इस आरआरएस पर इधर भी अलग उधर भी अलग, जीआई कर रहा है। सिमिलरली इस आरआरएस पर इधर भी अलग उधर भी अलग। तो यही समझाया है आपको कि रिंग में कम से कम, क्या बोला, रिंग में कम से कम 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप क्या हो, अलग, जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप क्या हो, अलग। अगर ऐसा है तो वो रिंग जीआई शो करेगा। एक इसमें देखो जिसमें y और y किधर हैं, सेम साइड, फिर y और y कहां चले जाएंगे, ऑपोजिट साइड, तो एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो एक तो आपके सामने ये कंडीशन है। अब दूसरा आपने जो लिखा है शायद आप लैंग्वेज में ना समझे हो, दूसरा वो ये कहना चाहता है कि जिन एटम्स के ऊपर ये जुड़े हुए हैं वो जरूरी नहीं आजू बाजू ही हो, वो पूरी रिंग में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये दोनों एटम कैसे थे, एडजेसेंट। आइए मैं फिर से आपके सामने यहां डबल बॉन्ड रख देता हूं। ये कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड। तो बताइए ये किसका काम करने लग गया है दोस्त मेरे, आरआरएस। ये आरआरएस, अगर मुझे इस आरआरएस से जीआई करवाना है तो मैंने यहां एक्स लगा दिया तो बस ये एक्स नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। मान लीजिए मैंने यहां एक्स लगा दिया तो ये एक्स नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो, जीआई करेगा। आइए मैं अब आपसे रिंग में बात करना चाहता हूं, इधर जरा ध्यान दीजिए। इस एटम और इस एटम के बीच में रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? अब आप बोलोगे सर ये तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, लेकिन आप देखो जो यहां पर ये पाई बॉन्ड काम कर रहा है,
एग्जैक्टली वो काम यहां पर कौन कर रही है? रिंग। तो जैसे दूसरा पाई बॉन्ड आकर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ऐसे ही रिंग भी दो एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कर देती है। आप बताइए, अगर मुझे जीआई करवाना है तो अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया? एक्स, तो यहां पर बस एक्स नहीं, क्या होना चाहिए? एक्स के अलावा कुछ भी। यहां पर मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया है? एक्स, तो यहां पर एक्स के अलावा कुछ भी हो जाए, एक्स नहीं होना चाहिए। तो बताओ, रिंग में क्या दो एटम ऐसे मिले जिन पर लगे हुए एटम एंड ग्रुप अलग? क्या ऐसे दो एटम मिले जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग? तो ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, तो फिर ये आपकी रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगी। कहता है कि दोनों एटम एडजेसेंट हो, जरूरी ये आजू बाजू, आजू बाजू काजू कहीं भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला, ये बिंदास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता हुआ नजर आएगा। एक एग्जांपल और दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाइए, ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर मुझे इन दोनों एटम्स की वजह से जीआई करवाना है, तो आप बताइए, यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? एक्स, तो यहां पर एक्स के अलावा कुछ भी होना। यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? एक्स, तो यहां पर एक्स के अलावा कुछ भी होना। अब देखो, ये एटम आजू बाजू काजू भी नहीं है, ये और ये कहीं भी हो पूरी रिंग में, से कोई फर्क पड़ने वाला, इन दोनों एटम्स की वजह से रिंग जीआई करेगी। मान लीजिए दो से ज्यादा हो जाए ऐसे, तो दो से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए यहां पर लगा दिया, एक यहां पर लगा दिया, एक यहां पर लगा दिया। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले एटम पर बात कीजिए, इस वाले एटम पर आप बताओ कौन कौन जुड़ा हुआ है? ये कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? हाइड्रोजन। बताओ, दोनों अलग। ये कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? दोनों। क्या दो एटम ऐसे मिल गए? तो जीआई हो गया। एटलीस्ट दो चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर, यहां पर तो दो से ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीआई ऑलरेडी ये शो करने लग चुका है। इन दोनों की वजह से जीआई हो सकता है, इन दोनों की वजह से जीआई हो सकता है, इन दोनों की वजह से जीआई हो सकता है। कम से कम दो होने चाहिए, तो आपका रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों आप लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टीरियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एग्जामिनर जब चाहे ना तब क्वेश्चन गलत करवा सकता है, जब चाहे तब। ध्यान रखना इस बात को, और मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं कि एग्जामिनर जब छीलना चाहेगा तभी स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट करेगा,
पिछले 5 सालों के लेक्चर देख लेना आप। 2025 में जैसे ऑर्गेनिक को टफ बनाया, हर जगह स्टीरियो इंक्लूड कर दिया, हर जगह इंटेंशनली मेंशन किया इंक्लूडिंग स्टीरियो, क्योंकि उसको मालूम है दोनों का ही कमजोर है, मास्टर का भी और बच्चे का भी। मास्टर कहता रहता है, एक्सपर्ट बनकर दिखाता रहता है, लेकिन एक्सपर्ट है नहीं। सुलटा दिया है क्या? लैंग्वेज में लिखी हुई एक एक बात क्लियर हुई? लास्ट पॉइंट क्लियर हुआ? दीज एटम नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, यानी कि इनको आजू बाजू होना कोई जरूरी नहीं है, पूरी रिंग में कहीं भी हो। सुलटा दिया है। आइए चीजों को थोड़ा विजुलाइज भी कर लेते हैं कि वास्तव में रिंग जीआई करवा सकता है या नहीं। देखिए अभी ये कंपाउंड कैसा है दोस्तों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। कैसा है? ओपन चेन। इस दोनों कार्बन पर आप आसानी से रोटेशन ले सकते हैं, आराम से घूम सकता है मॉलिक्यूल ड्यू टू द शेप ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड। हालांकि घुमाने में एनर्जी लगेगी पर बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब मैंने क्या किया कि इस पर रिंग बना दी। क्या बना दी? रिंग। अब देखो रिंग बन गई है। अब ऐसा नहीं है कि रिंग में रोटेशन नहीं हो रहे, सिग्मा पर हो रहे हैं। देखो ये घूम तो रही है, पर ये है पार्शियल। अगर आपको घुमाना है 360 से तब टूटेगा बॉन्ड। आगे बात समझ में? तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब 360 से घुमाने के लिए बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। तो आप सोचो इन दोनों एटम्स के बीच में पीछे क्या बन गई है? रिंग। तो रिंग वही काम करता है जो पाई बॉन्ड करता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। अब समझो सर क्या दो अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं? जी हाँ। इस रिंग पर देखो अभी इस कार्बन पर लगे हुए दोनों अलग, इस कार्बन पर भी लगे हुए दोनों पक्का। तो दो एटम ऐसे हैं जिन पर लगे हुए एटम ग्रुप अलग। तो इसमें देखो डिस्टेंस मेजर करो, रेड और रेड के बीच में सेम क्या कुछ होगा? सेम क्या आता है? एक चीज सेम कैसे हो सकती है? कैसी बातें करते हो तुम लोग, भूख लग गई होगी ना। चलिए तो मान लो यहां पर डिस्टेंस ए बी कुछ भी आप मानना चाहो, L1 मान लिया, ठीक है। फिर इसी में देखो दूसरा अरेंजमेंट, बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये वाले तोड़ दिए, कोई भी तोड़ो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब बताओ दोनों रेड और रेड कहां चले गए हैं? और बताइए डिस्टेंस सेम रहा कि बदला? तो पहले वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस बदल रहा था, अब ये सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस। यहां रिंग पर ही रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गए, वहां तो रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज जुड़ी हुई है अगर समझोगे तो। और रटोगे तो सीधा 2 मिनट में जीआई खत्म होता है। डबल बॉन्ड पर अलग अलग, रिंग पर अलग अलग, समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। चलिए क्वेश्चंस के लिए तैयार है आप लोग? सुलटा देंगे? चलिए थोड़ा जोर से बोल दिया करो, नहीं मेरे को बोलना पड़ेगा। हाउ इज द जोश? ये हाउ इज द जोश किसके बाद आया है? उरी के बाद। उससे पहले कहीं सारे फिल्मों को कॉपी करने पे लगे हुए हैं। कौन सा था हीरो, कौन सा था? ओके। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? विकी कौशल तुम्हें याद है, उसके तो भाई साहब वाइफ कौन है ये भी पता है, बच्चे कब होंगे तुम बता दोगे उनसे पहले। और यहाँ कार्बन, कार्बन तो तू जाने तेरा काम जाने। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं मैं ये बताने को आया हूं, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे घर वालों से पूछो, घर वाले यही कहता है, ये जवाब देता ही नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं। चलिए अच्छी बात है।
इनमें जल्दी जल्दी बताओ कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा। नाम लिखकर भी आ सकता है, हमने स्ट्रक्चर के थ्रू पूछा है, वो नाम के थ्रू भी पूछ सकता है, जैसे 2025 में किया। तो आईयूपैक नेमिंग को तो जहां चाहे वहां इन्वॉल्व कर सकता है। Butene reacts with HBr in the presence of peroxide. The formed major product is. तो जब तक ब्यूटूइन नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो नेमिंग तो एक ऐसा पार्ट है, हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकता है। बताइए दोस्तों, पहले वाले के बारे में क्या ख्यालात है, जीआई करेगा कि नहीं करेगा? देखो, ये एक एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए दोनों एटम और ग्रुप अलग है। ये कौन है बताओ? CH3। और एक कौन है इस पर? H। अब ये मत कहना H नहीं था आपने लगाया, 4 बॉन्ड तो बनाऊंगा ना, तो इस पर अलग, उसके अलावा सभी पर सेम। आप बताओ इधर दोनों के दोनों कौन है? हाइड्रोजन। बताओ यहां पर भी दोनों के दोनों कौन है? एक एटम नहीं, कम से कम ऐसे कितने होने चाहिए थे? 2। तो ये जीआई नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन से समझो, जहां कार्बन पर कुछ भी नहीं मतलब वहां हाइड्रोजन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें बताओ यहां पर ये कौन है? CH3। यहां पर हाइड्रोजन। ये कौन है? CH3। और यहां पर क्या आपको 2 एटम ऐसे मिल गए? यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर दोनों कौन है बताओ? हाइड्रोजन। भले ही हो, 2 चाहिए था, हमें मिल गए, जीआई करेगा। नेक्स्ट वाले में बताओ यहां पर कौन है? CH3। यहां पर H, एक मिल गया रिंग में जिस पर अलग है। CH3 यहां पर बताओ कौन है? H। दूसरा भी मिल गया, जी हाँ, हमें तो 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा है तो भी कद्दू फर्क नहीं पड़ता। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए बच्चों, नेक्स्ट जीआई करेगा कि नहीं करेगा? बताइए इधर दोनों कौन है? इधर दोनों कौन है? तो ये तो सेम हो गए, टेंशन की बात ही। इधर बताओ ये कौन है और ये कौन है? तो इस पर दोनों अलग, लेकिन इस पर तो दोनों एक से नहीं काम चलेगा, मिनिमम 2 होने, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले के बारे में बताओ जल्दी से। बताओ यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। इस पर दोनों अलग। यहां पर भी कौन है? हाइड्रोजन, मिथाइल, दोनों अलग। पूरी रिंग में 2 एटम ऐसे ढूंढ लो, जीआई करेगा। तो ये चित्रकला की प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेप्ट तो पहले ही डिलीवर कर दिया गया। नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी से। यस, इसकी वजह से, इसकी वजह से एंड इसकी वजह से, मिनिमम 2 चाहिए, या तो 3 है, तो ये जीआई करेगा। अगले वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे भाई लोगों, जल्दी से बताएंगे जीआई करेगा क्या? अच्छा बताओ, इस कार्बन पर दोनों क्या है? सेम है। इस पर भी दोनों, इस पर भी दोनों, इस पर भी दोनों। यहां पर बताओ वेज पर Cl, तो डैश पर कौन होगा? अगर बॉन्ड नहीं दिखाया गया तो किससे होगा? हाइड्रोजन से, जाहिर सी बात है। अब बताओ यहां वेज पर कौन है? तो डैश पर भी कौन होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी होता तो दिखाया जाता। हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, हाइड्रोजन जोड़, तो ये तो दोनों सेम हो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एक ही एटम पर तो अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला बताओ दोस्तों, करेगा क्या? किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। तो यहां पर आप लोन पेयर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा दोनों अलग। यहां पर भी जब आप लोन पेयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा दोनों अलग। तो जी हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट वाला नहीं करेगा। क्लियर? आइए, एक पॉइंट है, ये जो एटम्स जिनकी वजह से जीआई हो रहा है, ये sp3 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? sp3। sp2 होंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि sp2 होगा तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। तो 2 तो मेरे भाई रिंग में ही चले गए। किस में चले गए? तो बाहर की साइड एक ही तो बॉन्ड बचेगा। तो sp3 होना चाहिए, तभी तो यहां पर 4 बॉन्ड होंगे, जिसमें से 2 तो कहां रहेंगे बताओ? 2 तो कहां रहेंगे? रिंग में, RRS बनाने में गए। और 2 बाहर की साइड भी तो होने चाहिए। क्लियर? तो यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पर दिक्कत यह है, जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर बना के आपने जीआई करवाया, वो लोन पेयर किस में है? रेजोनेंस में। बिकॉज ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। आगे बात समझ में? डीलोकेलाइज्ड का मतलब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो जिस लोन पेयर को आप मान रहे हो ना, वो लोन पेयर नाइट्रोजन पर है ही नहीं, दूसरे एटम पर चला गया। किस पर? ऑक्सीजन पर। हाँ, यहां पर बिल्कुल ये लोन पेयर जीआई करवाएगा। तो ये आपको एग्जांपल नहीं चमकेगा, डीलोकेलाइज नहीं चमकेगा, sp2 नहीं चमकेगा।
तो ये चमकेगा आफ्टर जीओसी। तो जीओसी से पहले आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इनफैक्ट नीट पूछता ही नहीं है। नीट अभी भी जो है ना वो एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस नहीं किया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जब हम जीओसी पढ़ लेंगे, वापस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको केवल लिखकर छोड़ना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। जो आपको काम दिया गया है, जो आपको काम दिया गया है वो आप कर लें। मंडे को अपन डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। पतली नोटबुक लाए हो, निकालो पतली नोटबुक। बस इतना लिखना है। कॉमन नेमिंग में, आईयूपैक नेमिंग में तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट। कॉमन नेमिंग में एक कार्बन को फोम, दो कार्बन को एसिड, ई है ये, तीन कार्बन को प्रोपियन, चार कार्बन को ब्यूटाइल, पांच कार्बन को वेलर। बस इतना ही आज, इतना ही, ठीक है। चलिए आप बोलोगे इतने से क्या फर्क पड़ गया है? देखो कोई भी फर्क धीरे धीरे पड़ता है, तो जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं अभी इनको थोड़ा सा संभाल लेता हूँ, वरना तुम में से कोई जाता जाता दो चार उठा ले जाएगा। जब मास्टर का समझ में नहीं आता है तो उसका नुकसान करना होता है किसी भी तरीके से, कि कैसे न कैसे तो भाई साहब इसका नुकसान तो करेंगे। हमने भी ऐसा किया, स्कूल में मास्टर की गाड़ी को पंचर कर दिया, हवा निकाल दी। तो मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कभी मेरे पर अप्लाई कर दो। मेरी गाड़ी बेटा ऑलरेडी पंचर रहती है, कम हवा में चलाता हूँ। चलिए तो मुलाकात होगी आपसे कल।